आज के इस खास विश्लेषण में सभी का स्वागत है। देखिए, आज 22 मई 2026 है और राज्य प्रशासन के गलियारों से एक बेहद अहम दस्तावेज अभी-अभी जारी हुआ है। हम बात कर रहे हैं नई मध्य प्रदेश स्थानांतरण नीति 2026 की। सरकारी कामकाज में ट्रांसफर्स हमेशा से एक पेचीदा मुद्दा रहे हैं ना। तो आइए इस पूरी लाल फीताशाही और इन नए जटिल नियमों को आज बिल्कुल आसान भाषा में डिकोड करते हैं। बिना कोई समय बर्बाद किए सीधे आज के एजेंडे पर नजर डालते हैं। हम इस नीति को 5 मुख्य हिस्सों में समझेंगे। इसका दायरा, समय सीमा, ट्रांसफर का कोटा, विशेष मानवीय छूट और अंत में इसके क्रियान्वयन के सख्त निर्देश। तो चलिए सबसे पहले खंड से शुरुआत करते हैं। नीति का दायरा। आखिर ये नए नियम किन पर लागू होते हैं? अगर आसान शब्दों में कहें तो ये ट्रांसफर पॉलिसी आने वाले सीजन के लिए एक अल्टीमेट रूल बुक है। राज्य और जिला स्तर के कर्मचारियों का पूरा मूवमेंट इसी ढांचे के आधार पर तय होगा। लेकिन इसके साथ ही ये जानना भी बहुत जरूरी है कि इस पूरी प्रक्रिया से किसे बाहर रखा गया है। इस लिस्ट पर जरा गौर कीजिए। अगर कोई कर्मचारी अखिल भारतीय सेवाओं या न्यायिक सेवा जैसे विशिष्ट कैडर का हिस्सा है तो उन पर ये नियम लागू नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं। उनके लिए पहले से ही अलग नियम मौजूद हैं। मतलब इस नई पॉलिसी का पूरा फोकस मुख्य रूप से राज्य और जिला स्तर के बाकी कर्मचारियों पर ही है। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे खंड पर, समय सीमा और प्रतिबंध, यानी नॉर्मल विंडो और बैन के बीच का अंतर। देखिए, नॉर्मल ट्रांसफर विंडो 1 जून को खुल रही है और महकमों के पास अपने ट्रांसफर्स निपटाने के लिए सिर्फ 15 दिनों का वक्त है। सरकारी कामकाज में 15 दिन कैसे पलक झपकते निकल जाते हैं ये हम सब जानते हैं। और जैसे ही ये विंडो बंद होगी, पूरे राज्य में ट्रांसफर्स पर एक बेहद सख्त बैन लग जाएगा। अब जरा सोचिए, बैन लगने के बाद अगर किसी का ट्रांसफर करना बेहद जरूरी हो जाए तो क्या होगा? खैर, इसके लिए एक बहुत ही सख्त 3 स्तरीय प्रक्रिया से गुजरना होगा। मामला विभागाध्यक्ष से शुरू होकर विभागीय मंत्री होते हुए सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय तक जाएगा। ये पदानुक्रम सुनिश्चित करता है कि सिर्फ और सिर्फ वास्तविक इमरजेंसी, जैसे कोई मेडिकल क्राइसिस या कोर्ट का आदेश, बस उन्हीं मामलों पर विचार हो। चलिए अब अपने तीसरे पॉइंट पर आते हैं, स्थानांतरण सीमा और कोटा। मतलब असल में कितने लोगों का ट्रांसफर हो सकता है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प गणित इस्तेमाल किया गया है। राज्य सरकार का ये फॉर्मूला सुनिश्चित करता है कि कहीं किसी एक विभाग में एक साथ इतने तबादले न हो जाएं कि वहां का पूरा कामकाज ही ठप पड़ जाए। प्रशासन को चरमराने से बचाने के लिए एक कैप यानी अधिकतम सीमा तय कर दी गई है। इस स्लाइडिंग स्केल को जरा ध्यान से समझिए। छोटे विभाग जहां स्टाफ 200 तक है, वहां सीधे 20% की लिमिट है। लेकिन जैसे ही संख्या 201 से 1000 के बीच पहुंचती है तो एक अलग गणितीय फॉर्मूला लागू हो जाता है। कुल मिलाकर मकसद सिर्फ एक है, विभाग चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, ट्रांसफर्स की संख्या हमेशा कंट्रोल में रहनी चाहिए। अब रुख करते हैं चौथे खंड की ओर, विशेष छूट और इसके मानवीय पहलू। यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, इतने सख्त नियमों के बीच उन सरकारी कर्मचारियों का क्या जो किसी गंभीर पारिवारिक या व्यक्तिगत संकट से गुजर रहे हैं? क्या यह सिस्टम उनके लिए कोई गुंजाइश छोड़ता है? जवाब है बिल्कुल। यहीं पर इस पॉलिसी का मानवीय चेहरा सामने आता है। नियमों को तोड़े बिना कुछ खास छूट दी गई हैं, जैसे पति पत्नी एक ही शहर में पोस्टिंग मांग सकते हैं। इसके अलावा कैंसर या लकवा जैसी गंभीर बीमारियों या फिर 40% से ज्यादा विकलांगता वाले कर्मचारियों को राहत दी गई है। साथ ही अविवाहित या तलाकशुदा महिलाएं अपने गृह जिले में पोस्टिंग का अनुरोध कर सकती हैं, जो कि सुरक्षा के लिहाज से एक बेहतरीन कदम है। इस पॉइंट पर खास तौर पे गौर करना जरूरी है। अगर किसी कर्मचारी के बच्चे को ऑटिज्म या कोई गंभीर विकलांगता है तो पॉलिसी उन्हें वहां पोस्टिंग देने की पूरी कोशिश करेगी जहां बच्चे का सही इलाज और शिक्षा हो सके। राज्य सरकार का ये नजरिया वाकई संवेदनशीलता की एक मिसाल है। और अब हम आते हैं अपने आखिरी और शायद सबसे अहम हिस्से पर, इन नियमों का जमीनी क्रियान्वयन और राज्य की बड़ी रणनीति। अक्सर ट्रांसफर के बाद होने वाली लेट लतीफी तो जग जाहिर है, राइट? लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। इस टाइमलाइन को देखिए। अगर कोई कर्मचारी तय समय के बाद भी पुरानी जगह पर जमा रहता है तो 29वें दिन उसे एक तरफा कार्यमुक्त मान लिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात, पुराने स्थान से उसका वेतन अक्षरशः रोक दिया जाएगा। कोई बहाना नहीं चलेगा। एक और बड़ा गेम चेंजर है,
ये ई-ऑफिस का सख्त नियम। पुरानी तारीखों में जो कागजी या फर्जी आदेश बनते थे, उनकी अब कोई जगह नहीं है। 15 जून के बाद सिस्टम से बाहर बना कोई भी ऑफलाइन आदेश सीधे तौर पर अमान्य या जीरो माना जाएगा। सब कुछ सिर्फ और सिर्फ डिजिटल पोर्टल के जरिए। अब जरा एक बिल्कुल अलग लेकिन बेहद जरूरी डेटा पर नजर डालते हैं। 2011 की जनगणना के आधार पर मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में लिंगानुपात 900 से भी कम है, जैसे मुरैना में 839 और भिंड में महज 838। लेकिन इसका ट्रांसफर पॉलिसी से क्या लेना देना? और यही इस पॉलिसी का सबसे शानदार पहलू है। स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि ऐसे कम लिंगानुपात वाले जिलों में ऊंचे पदों पर ज्यादा से ज्यादा महिला अधिकारियों को तैनात किया जाए। ये कोई आम ट्रांसफर रूल नहीं है, ये प्रशासनिक पदस्थापना के जरिए एक बड़ा सामाजिक बदलाव लाने की एक जबरदस्त कोशिश है। तो कुल मिलाकर सवाल ये उठता है कि क्या ये सख्त डिजिटल नियम, ये टाइमलाइन और रणनीतिक पोस्टिंग वाकई सालों पुरानी लाल फीताशाही को जड़ से खत्म कर पाएंगे? नियम तो कागज पर बहुत महत्वाकांक्षी और कड़े दिख रहे हैं, लेकिन 1 जून से जमीन पर इनकी हकीकत क्या होगी, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। क्या हम प्रशासन में एक नई जवाबदेही के युग की शुरुआत देख रहे हैं? इस सवाल के साथ आज के इस विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।